हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, लेकिन स्टोरी की जानिब जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप प्लीज़ देखते हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते डियर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो और कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, जुनून इश्क पार्ट नंबर 77। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो इरफा समझ जाती है कि कोई बात नहीं। अहमद, जाने से पहले इतना तो बता दो, क्यों और कहाँ जा रही हो। अहमद को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इरफा को क्या कहे। वो जोया ने मुझे कॉल की थी। अहमद का इरफा ने हाथ पकड़ा हुआ था। जब वो जोया का नाम सुनते हैं तो उसके हाथ फ़ौरन ही अहमद का हाथ छोड़ देते हैं। अहमद को ये देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन जोया ने जो धमकी दी होती है अहमद को, इस वजह से अहमद को वहाँ से जाना पड़ता है बिना कोई बात क्लियर किए। इधर इरफा को फिर से अपने जो वो सोचती है कि यार अब रिश्ते में कुछ शुरुआत होगी या कुछ अच्छा होगा, तो वो फिर से उसी ट्रॉमा में चली जाती है कि यार कुछ ठीक नहीं हो सकता। वो दिल ही दिल में ये खुद ही से कह रही होती है कि मैं ही गलत थी और वही हमेशा गलत होती हूँ। जब भी उसके बारे में अच्छा सोचने लगती हूँ तब भी कुछ ना कुछ हो जाता है। उधर अहमद तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ जोया की तरफ पहुंचता है, जो कि वहाँ पहुंच चुकी होती है। तुम यहाँ क्यों आई हो जोया? जोया से अहमद मुखातिब होता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारी दी गई डेडलाइन कब की ख़त्म हो गई, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया है अहमद, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब तुम्हारा मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ क्यों आई हो? पता है किस सिचुएशन में आया हूँ मैं? कितने खुश थे मैं और इरफा, अचानक से तुम। हाँ, तुम खुश थे इरफा के साथ और मेरा सोचा है कभी? मैं तुम्हारा क्यों सोचने लगा? सही कहा, तो मेरा क्यों ही सोचोगे? और बिलाल ने जो शादी कर लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्ही तो कहता बिलाल तुमसे शादी करेगा, उसने भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। अब या तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी अहमद, या तो मेरी किसी से शादी करवानी पड़ेगी। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ मेरे घर से दूर रहो। अब ये बात घर तक पहुंच ही गई है वो मिस्टर अहमद साहब, तो अब आपके घर ही चलूँगी मैं। उधर इरफा अपनी सारी सोच में इतनी ज़्यादा गामजन होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसे फ़ौरन जब घड़ी में नज़र पड़ती है कि इतना टाइम हो चला है, तो वो फ्रेश होने चली जाती है। जैसे ही वो फ्रेश होके आती है तो उसके फ़ोन पे कॉल आ रही होती है अहमद की कि वो जोया को घर लेकर आ रहा है। ये बात सुनने की ही देर थी कि इरफा की रही सही हिम्मत भी टूट जाती है कि वो अब अहमद से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाली थी। इधर अहमद का भी दिल बड़ा मायूस सा होता है, क्योंकि आज ही वो इरफा से कहने लगा था कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे, लेकिन जैसे ही जोया आई, इरफा की तो सारी खुशियाँ ही मानो कि किसी ने छीन ली हो। खैर, 2 मिनट पहले इरफा जो हंस रही थी, अब वो रोने तक पहुंच गई थी। इरफा जब आईने में अपने आप को देखती तो वो कहती है, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, नहीं रहूँगी मैं आपके, बिल्कुल भी नहीं रहूँगी इस इंसान के साथ में। जब से इसके साथ हूँ तब से मैं जीना छोड़ दिया है मैंने। इरफा ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो अहमद को छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन पहले इरफा सोचती है कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर अहमद उसके पीछे ज़रूर आएगा। लेकिन इस बार इरफा सोचती है कि कुछ भी हो जाए वो अपना डिसीजन कभी जज नहीं करेगी। खैर, इरफा अपना दिल बना चुकी थी। अभी वो अपना बैग ही पैक करने लगी थी, तब तक उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आने लगती है। इस बार वो सोचती है कि अहमद की कॉल होगी, वो पिक नहीं करेगी, लेकिन जब बार बार कॉल्स आती है तो उसे जब फ़ोन देखना पड़ता है तो वो देखती है कि उसी की फ्रेंड की कॉल थी। हेलो, तुमने कॉल की अभी? ना सलाम ना दुआ, हेलो तुमने अभी कॉल की? मूड ख़राब है तुम्हारा? मूड क्या, यहाँ तो मेरी पूरी किस्मत ही ख़राब हो गई है। लगता है फिर से तुम्हारा जीजू के साथ झगड़ा हुआ है। खबरदार उस शख्स को तुमने अब जीजू कहा तो। क्यों, तुम उससे कोई डिवोर्स लेने वाली हो? यही सोच रही थी हुई। अच्छा, सच में ले ही डालो कभी तुम उससे डिवोर्स। फ़िलहाल तुम बताना पसंद करोगे तुमने कॉल क्यों की है। फ़रा, देखो, मैं तो जा रही हूँ मरी घूमने, और साथ में नुमान भी जा रहा है यार। शादी 1 महीने के बाद है तो सारी फैमिली वाले साथ में चल रहे हैं, तो अम्मी इजाज़त दे देगी। ठीक है, शादी की बात होती है, अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो उससे पूछ लेगा। उससे कोई एतराज़ ना हो तो तुम चले ना। उससे क्यों पूछूंगी मैं? मेरी अपनी लाइफ है, वो अपने हिसाब से इंडिविजुअल फ़ैसले ले सकते हैं तो मैं भी ले सकती हूँ अपने हिसाब से फ़ैसले।
इरफा अपने बैग पैक कर लेती है। जब अहमद घर दाखिल होता है तो वो देखता है कि इरफा अपना बैग लेकर जा रही होती है। इरफा, क्या हुआ? अच्छा हुआ कि तुम जा रही हो, वरना मुझे ही तुम्हें इस घर से निकालना पड़ता। जब ये बात जोया इरफा को कहती है तो इरफा उसे हाथ का इशारा देके कह रही होती है कि तुम्हें मुबारक हो ये घर, ये शख्स, मुझे इनमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए। अहमद को वो उसका फ़ोन देके जा रही होती है कि तुमने मुझे ख़रीद कर दिया था अहमद, और तुम्हारी कोई भी चीज़ मैं नहीं ले जा रही हूँ अपने साथ, सिर्फ अपने कपड़े लेके जा रही हूँ जो कि मैं अपने ही अम्मी वालों के घर से लाई थी। तुम्हारी सारी चीज़ें यहाँ पड़ी रहनी चाहिए और तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी ये लाइफ। इरफा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो अहमद, सुनने के लिए और सुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे जो सुनना था, जो देखना था, जो समझना था, मैं समझ चुकी हूँ, और अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, और अब खबरदार जो तुमने मेरे पीछे आने की कोशिश की या मुझे कुछ भी डराने धमकाने की कोशिश की, क्योंकि अगर अब तुमने ऐसा किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। तो क्या कर लोगे तुम? अहमद, तुम्हारे पीछे इस बार नहीं आएगा इरफा, डोंट बी वेरी अबाउट इट। जोया इरफा से मुखातिब होती है। अहमद को शदीद गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो उसी के सामने उसी की बीवी को इतना सब कुछ सुना रही होती है और अहमद कुछ नहीं कर पा रहा होता है। इरफा प्लीज़ इसको छोड़ो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अहमद उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इरफा इस वक्त शदीद गुस्से में थी और वो उसकी कोई भी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हाँ अहमद, मैं जा रही हूँ। मैं ड्राइवर को बोल दिया है कि वो मुझे अपनी अम्मी के घर छोड़ के आ जाएगा। डोंट वरी, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे तक वापस पहुँच जाएगी। फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है यहाँ कर सकती हो। मैं यहाँ जा रही हूँ, ठीक है? एंजॉय योरसेल्फ। वो अहमद की कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से जाने लगती है। अहमद को जदीद गुस्सा आ रहा होता है। वो इरफा को कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम यहाँ से बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और इरफा उससे पीछे मुड़ के कहती है कि तुम्हारे से ज़्यादा बुरा और कोई है भी नहीं, और तुम्हें अपनी न्यू ज़िंदगी मुबारक हो। मुझे गलत फहमी हो गई थी और वो गलत फहमी भी आज दूर कर दी तुमने अहमद, शुक्रिया। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से और तुम्हारी इस चाहने वाले की ज़िंदगी से भी बहुत दूर, वहाँ जहाँ ना तो तुम मुझे तक कर सकोगे और ना ही मैं वापस आ पाऊँगी। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन अब पता चला तुम इश्क तो करते हो पर सिर्फ अपने आप से, और किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात याद रखना है मत, तुमने मेरा दिल दुखाया है, और टूटा हुआ जो दिल होता है ना, वो सिर्फ तकलीफ़ दे सकता है। मैं अपने दिल को मुझे टूटा हुआ नहीं दिख सकती, इसीलिए अपने दिल को वापस जोड़ती जा रही हूँ। तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, मुझे तुमसे कोई गिला और शिकवा नहीं है। बस मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ जैसे तुम अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। इरफा वहाँ से चली जाती है फ़ौरन ही गाड़ी में बैठकर। उधर नोमान इरफा का इंतज़ार कर रहा होता है रास्ते में ही जब वो नोमान की गाड़ी देखती है तो वो ड्राइवर को कहती है कि बस यही गाड़ी रोक दो, और फिर वो नोमान की गाड़ी में बैठ जाती है और अपना सामान गाड़ी से निकलवाने के लिए नोमान को बोलती है, और नोमान उसका सारा सामान निकलवा के डिक्की में रख देता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जब वो ड्राइवर वापस आता है और अहमद उस ड्राइवर से मुखातिब होता है कि मतलब उसने उसकी अम्मी के घर से छोड़ा, तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने तो उसे मैम को रोड पे ही छोड़ दिया था, उन्होंने कहा बस यहाँ गाड़ी रोक दो। फिर वहाँ कोई शख्स था जिसने काला चश्मा पहन के रखा था, ऐसे गॉगल्स वगैरह, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो सामान है आप इसकी गाड़ी में रखवा दें। फिर वो शख्स आया, उसने सारा सामान अपनी गाड़ी में रखा। वो अकेला था नहीं, उसके साथ एक लड़की और थी और एक ये मैडम थी। बस वो फ़ौरन ही समझ गया था कि ये नोमान होगा। अब समझ में ही नहीं आ रहा था अहमद को कि वो करे तो करे क्या। इधर जोया पूरा घर चेक कर रही होती है कि इरफान ने किसी चीज़ को चेंज तो नहीं किया इस घर में। जब वो इस घर को देख लेती है तो वो कहती है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिली हुई तक नहीं। खैर कुछ भी कहो है, तुम्हारी बीवी है बड़ी सलीकेबाज, सारे घर का काम खुद कर लेती है। उस वक्त अहमद को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो जोया को पकड़ के घसीट के ज़मीन पर फेंक देता है और उसे कहता है तुम्हारी वजह से इरफा चली गई और अब तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। उधर इरफा अपने आंसू बहुत मुश्किल से
गायब होते हैं। जब इरफा की फ्रेंड उसे मुखातिब होती है कि यार क्या हुआ, तुमने अभी ये क्यों कहा कि मतलब मम्मी के घर आना है, फिर तुमने बोला रास्ते में रुके रहना, और तुम्हारा फ़ोन, मैंने फ़ोन अहमद को वापस कर दिया। क्यों? देख यार, अहमद के साथ इधर वो कुछ और बोलती उससे पहले नुमान ने गाना चलाना शुरू कर दिया। यार बस कर दो इरफा, जब से तेरी ना शादी हुई है रोना तो मुझे आता है। शादी करके तुम तो अच्छे से चल रहे थे हस्बैंड वाइफ, बस हमारी बैंड में जाने के लिए हमें दुख भरी कहानियाँ बताते रहते हो। कोई बात नहीं। अच्छा इरफा, तुमने मुझे वो कुछ कहा था ना काम, तो वो काम मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज एडमिशन मैंने तुम्हारा ले लिया था। अच्छा, मेरी यूनिवर्सिटी में, और तुमने मुझे कहा था ना कि वहाँ मैं तुम्हारे लिए एक फ्लैट वगैरह भी ले लूँ, तो मुझे जॉब भी मिल गई थी इरफा, और वैसे भी कंपनी ने मुझे वहाँ घर दिया था, तो वहाँ मैं तो नहीं रहने वाला, तो मैंने ना उस घर की चाबियाँ तुम्हें देनी है, ठीक है? तो तुम वहाँ आराम से रह सकती हो। इरफा नुमान को एक रिक्वेस्ट और करती है कि किसी भी कीमत पे बस अहमद को मत बता दो कि मैं कहाँ गई या कहाँ नहीं, और अम्मी अब्बू को भी कुछ मत बता रहा। पर यार ऐसा तुम क्या करने वाली है, क्यों छुप रही है तुम्हें अपने हस्बैंड से? देखो, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं कुछ भी बताने से कासिर हूँ। अहमद को बहुत गुस्सा आने लगता है, बस उसे कहता है कि पता है, मैं और इरफा पहली बार जिंदगी में एक दूसरे को गले लगा के नींद सोए थे। तुम्हें पता है, सारी रात, सारी रात उसने, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, जब जोया उसकी सारी बातें सुन रही होती है उसे शदीद गुस्सा आता है, और वो फ़ौरन ही उठकर सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। अगर तुम्हें वो इतनी पसंद थी तो तुमने मुझसे एंगेजमेंट क्यों की थी? तब वो मेरी ज़िंदगी में रही थी, और वैसे भी तुमसे शादी में बदला लेने के लिए कर रहा था, वरना तुम्हारी जैसी इंसान से शादी कौन ज़िंदगी में खुश रहने के लिए कर सकता है? तुम्हें मैं भूला नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ किया, और वो तुम्हारी बीवी वो अच्छी है। पता है, जब तुम्हारी कॉल आई थी ना, उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कुछ कहना चाहती थी। वो यकीनन अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी, और मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मैंने मैंने खुद ही अपने घर को, अपनी आशिया को आग लगा दी। अपनी ज़िंदगी मेरे किस काम की जिसमें वो नहीं। अभी वो इतना कुछ कहकर अपने आप को ख़त्म करने के लिए चाकू उठाता ही है, तब तक अहमद के फ़ोन पर कॉल आती है नुमान की। नुमान अहमद को बताता है कि इरफा बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। इरफा इरफा को क्या हुआ नुमान? बताओ क्या हुआ उसे? वो जैसे ही गाड़ी हमारी रुकी थी ना, इरफा बाहर आइसक्रीम खाने के लिए गई थी, तो उसका कार से एक्सीडेंट हो गया। उसका बहुत खून बह चुका है। डॉक्टर बोल रहे बहुत सीरियस कंडीशन है, अगर 24 घंटे में उसका होश नहीं आया तो इरफा को हमें चली जाएगी। ये बात सुनने के बाद अहमद के पाँव के तले ज़मीन खिंच जाती है। आज ही वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करने वाली थी, और आज ही वो मुझसे दूर चली गई। क्यों? वो ज़मीन पे बैठ कर रोने लगता है, और वो अपनी तबाही का जिम्मेदार जोया को मानता है। इसीलिए वो जोया को कहता है कि बेहतर यही होगा कि वो उस घर से चली जाए, नहीं तो आज वो उसे अपने हाथों से मार डालेगा। जोया उसके पागलपन और दीवानगी को देखकर इतना डर जाती है कि वो बिना सामान उठाए वहाँ से चली जाती है। अब अहमद की ज़िंदगी फिर से वैसी हो गई थी जैसे पहले थी, जिसमें कोई जीने की कोई वजह ही नहीं थी। अभी इरफा उस शहर से बाहर निकली ही नहीं थी कि उसकी ये हालत हो गई थी। खैर अहमद वापस हॉस्पिटल जब पहुंचता है तो वो इरफा की इसी हालत देखकर बहुत टूट जाता है अंदर से। जब वो देखता है कि जो इरफा हंसते खिलते मुस्कुराते उसके सामने से गई थी, जो कि बहुत गुस्से में थी, हवाइफा एक बेजान की तरह पड़ी थी। उससे सांस तक नहीं ली जा रही थी, मशीनों के जोर पर जिंदा थी, और डॉक्टर ने अहमद को बता दिया था कि उसकी तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है, और अगर उसकी हार्ट बीट आगे आने वाले टाइम में बढ़ी नहीं तो डॉक्टर हो सकता है उसे वेंटिलेशन पे रख दे। और अगर 24 घंटे के अंदर वो वहाँ भी ठीक ना हुई तो फिर वो मशीनें उसमें से निकाल देंगे, जिसके बाद इरफा की डेथ तो कन्फर्म थी। अहमद बहुत ज़्यादा टूट गया था ये बात सुनने के बाद। उसने ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत की थी, और आज वो उसे छोड़कर जाने की कगार पे खड़ा था। वो बहुत रो रहा था,
वो डॉक्टर से कह रहा था कि मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बीवी मुझे लौटा दो। डॉक्टरों का यही कहना था कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम दुआ करो कि शायद उसकी तबीयत ठीक हो जाए। नुमान अहमद की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और फिर अहमद